नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों चलिए हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, ये यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। आप लोग चेक कर सकते हो, यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बस उम्मीद करेंगे कि आप लोग सपोर्ट करोगे, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आपके सामने वैकेंसी खड़ी है तो आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ठीक, आपको पुलिस की तैयारी ये सब कुछ के लिए, इन सब में जितनी भी आपकी वैकेंसी है, सब में हिंदी बहुत मायने रखती है, अपने आप में बहुत मायने रखती है। मैंने खुद यूपी एसआई का एग्ज़ाम दिया है, यूपी एसआई का मैंने एग्ज़ाम दिया है, और मैं आपको उसमें भी अपने पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए दिखा दूँ। 35 क्वेश्चन में यही अपनी क्लास से दिखा दूंगा, 35 क्वेश्चन में अपनी क्लास से आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। आपका जैसे पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बस यही आपसे कहेंगे कि आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई करिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ठीक है, एक ही क्लास में हम लगभग कोर्स खत्म कर देते हैं पूरा। हर रोज हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन होता है। आधे घंटे क्लास हो पाती है, इसलिए कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आज जो टॉपिक छूट गए वो कल की क्लास में हम कवर कर लेते हैं। तो आपका रिवीजन क्लास है ये। अच्छे से आपकी ये सारी रिवीजन क्लास है। जो आपको थ्योरी होती है उसका रिवीजन करके देखिए कि आप जो सीख रहे हो वो आपका काम का है या नहीं है। और एग्जाम से इसलिए क्वेश्चन लिए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि जो आप लोग पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। हिंदी की कितनी उपभाषा है? हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां है। कितनी? 5 उपभाषा और 17 बोलियां है, जिसमें से एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोली है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली बोली है वो कितनी है? वो है 5। कौन कौन सी आपको बताया था? कब, कब और है। कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती, और छत्तीसगढ़ी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? ए, बी, सी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां है? जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां है। पश्चिमी हिंदी की अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां है, जिसमें से पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है जिसके अंतर्गत आती है कब, कब है। कितनी बोलियां आई? 5। कितनी आई? 4 और 1 5। तो कितनी आई? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट अभी अभी तो मैंने आपको बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो क्या होगी? बताइए, शब्द, व्यंजन, क्या होगी? शब्द होगी, व्यंजन होगी, स्वर होगी या वर्ण? तो वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? बताइए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या किसी के मन के विचारों को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर है? बताइए, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर है? कितने स्वर है आपके हिंदी भाषा में? 14, 11, 13 या 5? बताइए, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। 11। अब कुछ कहेंगे 12 और 13, 2 जोड़ेंगे, अंग और ए को भी जोड़ देंगे, अंग और ए को भी जोड़ देंगे। ये क्या है? ये आपके स्वर में काउंट नहीं होते। इनका स्थान स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। क्या होता है? स्वर और व्यंजन के मध्य में माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर और व्यंजन के मध्य में माना जाता है। ठीक है ना? तो कितने हुए? और आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने हुए आपके? 11 हो जाते हैं। हम 5 की बात करते हैं। तय की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए,
तय की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने हैं। देखिए क्या है आपका कैवर्ण, चैवर्ण, टैवर्ण, पैवर्ण, सॉरी तैवर्ण और पैवर्ण। क्या होगा कैवर्ण, चैवर्ण, टैवर्ण, तैवर्ण और पैवर्ण। क्या कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ठीक है ना। इसमें कितने होंगे 5, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर होंगे। तो कैवर्ण, टैवर्ण, तैवर्ण, टैवर्ण, तैवर्ण, पैवर्ण। इसने क्या पूछा है, तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। तो तय वर्ण में जितने भी आएंगे इनका मूल स्थान क्या होगा, आपका दंत्य होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तय वर्ण में कौन कौन से आते हैं, ते, थे, दे, धे और ने। कितने हुए, 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। तो कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थे किस वर्ग का व्यंजन है, बताइए। थे जो है वो किस वर्ग का व्यंजन है। थे किस वर्ग का व्यंजन है। जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि थे, थे, दे, धे, थे तय वर्ण का है और तय वर्ण क्या होता है, दंत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है, बताइए। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है। क्या कै, खे, डे अंतस्थ है, शे अंतस्थ है, ये रे ले, ये वे रे अंतस्थ है, या फिर अक्षत्र अज्ञ अंतस्थ है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं इसे पूरा कर देता हूं, ये रे ले और वे कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। इन्हें कहते हैं आपका उष्ण व्यंजन। शे और है भी यहीं पर होता है, इन्हें बोलते हैं उष्ण व्यंजन। क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, कै, खे, गे, घे और डे को कंठ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन कहते हैं। अक्षत्र अज्ञश्रय, यहाँ पे श्रेय और लिख लीजिए। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आपका क्या, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये रे ले और वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, इनमें से अर्ध स्वर कौन से है। ये व्यंजन और स्वर दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इनमें से अर्ध स्वर किसे कहा जाता है। देखिए अर्ध स्वर कहा जाता है ये वे को, ई ऊ को, री को और री और शे को। तो ए बी सी डी इनमें से राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ए बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये और वे को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रे प्लस मैं का रूप क्या होगा। क्या रे और मैं का रूप ये होगा या ये होगा या ये होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए रे और मैं का रूप कौन सा होगा, बताइए रे और मैं का रूप इनमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये होगा, ये वाला होगा या ये वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ए वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चौथा अक्षर, वर्ग का 5वां अक्षर। देखिए अनुनासिक कहा जाता है। देखिए के वर्ग में के, खे, गे और घे, डे, चे, छे, जे, झे, अये, टे, ठे, डे, ढे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में।
तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पंचमा अक्षर, ये प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, अनुनासिक कहलाता है, जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। अनुनासिक कहा जाता है। नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से बहुत कम निकलती है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। बताइए इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ संज्ञा। अगर हमारी जो सुबह क्लास होती है 9 बजे, उसमें टॉपिक चला हुआ है संज्ञा। व्यक्तिवाचक हमने पढ़ ली है तो आपके लिए आसान है। जातिवाचक भी हमने पढ़ ली है। लगभग संज्ञा हमारी खत्म ही हो चुकी है ना, संज्ञा हमारी खत्म हो चुकी है। तो आपको ये सब कुछ जानने में कोई दिक्कत नहीं है, पहचान करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मोहन, बालक, परिश्रमी, ईमानदार। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मोहन क्या है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो मोहन क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा सूची करता है। बताइए, शहर का नाम नहीं दिया लेकिन शहर का नाम ही तो पूछना चाहता है। ये क्या पूछना चाहता है, शहर का नाम ही तो पूछना चाहता है कि अगर किसी शहर का नाम होता तो वो किस संज्ञा के अंतर्गत हम रखते। मान मैंने कहा आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम क्या है, उस शहर का नाम लखनऊ है। तो क्या हुआ, लखनऊ क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। कैसा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि किसी विशेष शहर का नाम क्या है, लखनऊ है। लेकिन यहाँ क्या है, शहर का नाम संज्ञा का कौन सा सूचित करता है। मैंने आपको बताया है किसी भी शहर का नाम, किसी भी देश का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। बताइए, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल शब्द में कौन सी है, ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राज्यपाल आप कहोगे किसी विशेष के बारे में बात कर, लेकिन राज्यपाल किसी विशेष का नाम नहीं होता, किसी पद का नाम होता है। और जब भी हम राज्यपाल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे राज्यपाल आ जाएंगे। अब हम किस राज्यपाल की बात करें आप नहीं बता सकते। तो जब हमारे दिमाग में कोई विशेष आदमी ना आकर बहुत सारे इकट्ठे आ जाते, जब मैं कहूँ भाई, तो भाई का मतलब है आप किस भाई को कह रहे हो, नहीं बता सकते। बहन नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो है वो एक जाति को डिनोट करता है, अर्थात राज्यपाल की जाति। तो जातिवाचक शब्द क्या हुआ, सॉरी, राज्यपाल शब्द क्या हुआ, जातिवाचक शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लहर। लहर किस प्रकार की संज्ञा है। अगर पेपर में लहर शब्द आ गया तो मैं लिख के देता हूं कि बहुत सारे बच्चे तो बस लहर में ही बह जाएंगे। मैं लिख के देता हूं, अगर पेपर में लहर शब्द आ गया तो बहुत सारे बच्चे बस लहर में ही बह जाएंगे। क्योंकि लहर जो शब्द है अगर आपसे पूछ लिया तो समूह है, जाति है, भाव है या फिर व्यक्ति है, अब नहीं लगा पाएगा। देखिए, जो लहर है वो जातिवाचक शब्द है। कैसा है, जातिवाचक शब्द है। क्यों, क्योंकि लहरों की जाति, लहर कैसी होती है, लहर छोटी भी होती है, लहर बड़ी भी होती है। लहरों की एक जाति होती है। लहर कई तरह की होती है ना। लहर ऐसे भी आती है, लहर ऐसे भी बन जाती है। बहुत सारे आपको दिखाई देंगे कि लहर इस आकार में भी काट देती है, ठीक है ना। लहर बहुत ऊंची भी आती है, जब सुनामी आती है वो भी लहर होती है। क्या होती है, वो भी लहर ही तो होती है। तो बड़ी भी लहर होती है, छोटी भी। तो लहरों की क्या होती है, लहरों की एक जाति होती है। कैसी होती है, जाति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी ऑप्शन नंबर ए 1,
2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं, तो हिंदी में 2 लिंगों का और 2 ही वचन का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में 2 लिंग कौन कौन से होते हैं? आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में 3 लिंग का प्रयोग किया जाता है, आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। लेकिन हिंदी में 2 लिंग का प्रयोग किया जाता है, आपका किसका? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला में अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अगर अपवाद को छोड़ दूं तो वर्णमाला में अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग में होते हैं। किसमें? पुल्लिंग में। बस ई जो है वो पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग होता है। ई जो है पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना? ई प्लस 1 हो रहा है, वो दिमाग से निकल गया, अभी मैं आपको बता दूंगा। ई और प्लस 1 हो रहा है जो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होता है। लेकिन इसके अलावा सभी पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं, पुल्लिंग में ही इनका उच्चारण किया जाता है। पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। बताइए, पुल्लिंग वाचक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। अब देखिए, मैंने कहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छाटने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग उसे वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। देखिए, कैमरा टूट गया, पायल गिर गई, प्लेट गिर गई, तलवार गिर गई। जैसा जिसका मन करे ऐसे प्रयोग करिए वाक्य में, कोई दिक्कत नहीं है। तो गई 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 तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। लेकिन टूट गया तो कैमरा गिर गया या टूट गया तो कैमरा क्या होगा? कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? गुरु, आचार्य, शिक्षक, आर्य। तो क्या होगा? आचार्य का क्या होगा? आचार्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन रूप क्या होगा? मैं चलती थी, मैं आपका मैं का बहुवचन रूप क्या होगा? हम, तुम, वे, सब। बताइए, हम, तुम, वे और सब। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हम, बी तुम, सी वे और आपका डी क्या होगा? सब। तो बताइए ए, बी, सी या फिर डी राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम। मैं का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? बताइए, किसका वचन हमेशा बहुवचन में होता है? पाठक पढ़ रहा है, नदी बह रही है, स्त्री चली गई, लेकिन प्राण निकल गए। हमेशा बहुवचन में बोला जाता है। प्राण निकल गया कभी नहीं कहते, हमेशा कहते हैं प्राण निकल गए। जबकि पाठक पढ़ रहा है कहा जाता है नदी बहती है। क्या बहती है? स्त्री चली गई, किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अब देखिए, प्राण निकल गए, जो प्राण होते हैं वे निकल गए, ना कि निकल गया। तो प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा कहीं में होता है? बहुवचन में किया जाता है। किसमें? बहुवचन में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। बताइए, सर्वनाम शब्द निम्न में से कौन सा है? पढ़ना, फह, घर, गहरा। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है? राम घर जाता है। क्या? राम घर जाता है। अब देखिए, जाना क्या है? क्रिया है। राम क्या है? कर्ता है। अगर राम की बात करूं तो राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कैसी, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष का नाम है। लेकिन जैसे ही मैं राम के स्थान पर प्रयोग करूंगा सर्वनाम का, तो मैं लिख दूंगा वह घर जाता है, वह घर जाता है।
अब मुझे एक बात बताइए, राम के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया? वह का किया। किसका? वह का प्रयोग कर लिया। तो वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक है ना। लेकिन वह क्या है? वह क्या है? वह आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। क्या है? घर क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? बताइए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और कौन कौन से होते हैं ये जानने के लिए आपको सुबह 9 बजे क्लास लेनी है। किस टाइम? 9 बजे क्लास लेनी है। सुबह के टाइम रोज क्लास होती है और हमारा टॉपिक क्या चलेगा? अब जा सर्वनाम ही चलेगा। ठीक है। तो आपको जानना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनके उदाहरण होते हैं और कैसे उनकी पहचान होती है। ये जानने के लिए आपको आना होगा हर रोज सुबह 9 बजे स्वाध्याय श्री पर। कहाँ पर? आपका अपना परिवार स्वाध्याय श्री पर। ठीक है ना। तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं जानने के लिए आइए स्वाध्याय श्री पर। ठीक है ना। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है। नहीं बताऊंगा अभी कितने कौन कौन से होंगे। ये जानने के लिए तो आपको क्लास में ही आना होगा। कहाँ पे आना होगा? क्लास में ही आना होगा। पता है दोस्तों क्या होता है कि आपको कोई भी पेपर निकालना है, क्रैक करना है, तो आपको थ्योरी पढ़नी होती है। थ्योरी से ही कभी भी ये मत सोचो कि आप क्वेश्चन की सीरीज लगा लोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज बस आपके अभ्यास के लिए होती है। पेपर निकालने के लिए थ्योरी का पढ़ना बहुत जरूरी है। आप थ्योरी क्लियर कर लो, आप क्वेश्चन लगाते रहो साथ साथ, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप कर जाओगे। ठीक है। कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। क्या? वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई आया है, कुछ लाया है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। क्या? अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक की बात करूं तो ये चिन्ह होगा। चिन्ह आते ही पहचान लेना प्रश्नवाचक है। संबंधवाचक की बात करूं तो जो सो, जो पकाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह कार मेरी है, वह कार तुम्हारी है। ठीक है ना। लेकिन कोई आया है, कुछ लाया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। किसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पकाएगा सो खाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक क्या होगा? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसा? संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया वह आया है। बताइए, जिसको हमने बुलाया वह आया है। इसमें आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंध है, उत्तम पुरुष है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है। बताइए क्या होगा आपका? जिसको हमने बुलाया वह आया है। तो एक संबंध है ना भाई, जिसको हमने बुलाया वह आया है, तो क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन कोई उसने 10 गुना, कौन कोई उसने 10 गुना, कौन सा आपका सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम नहीं है। 10 गुना कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सर्वनाम नहीं है। 10 गुना क्या होगा? 10 गुना सर्वनाम नहीं है। निम्न में से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा आपका? आंसर
क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए। किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। 28वां, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, बताइए निम्न में से सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए, यह है, सभा, मनुष्य, हिमालय। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? जो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सभा क्या है? संज्ञा है। मनुष्य क्या है? संज्ञा है। हिमालय क्या है? संज्ञा है। सभा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक। मनुष्य जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। लेकिन यह क्या है? यह एक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? सर्वनाम का प्रयोग यह है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सबसे आसान तरीका होता है भाववाचक संज्ञा को पहचानने का, मन में है। क्या है? मन में। दिल्ली मन में है, अरे दिल्ली तो अपने स्थान पे मन में कैसे हो जाएगी? लड़का मन में है, अरे अच्छा प्रेम प्रतिज्ञा चल रही है क्या? कि लड़का मन में है, वो अपने घर पे है। ठीक है। मोहन मन में है, अरे मोहन भी मन में क्यों होगा, वो अपने घर पे है। लेकिन बीमारी जो है मन में है। कहते हैं कि बीमारी मन में होती है। मन कहते हैं ना कि तूने मन में पाल ली बीमारी, ना तुझे कुछ बीमारी ना है। तो बीमारी क्या है? बीमारी मन में है। क्या है? बीमारी मन में है। दिल्ली कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, बीमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है, बताइए इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए, तप, तीर, भरत, चिंता। तप, तीर, भरत, चिंता, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो चिंता मन में है। चिंता क्या है? मन में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंता हो जाएगा। तो यह आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब आपके हवाले है सब कुछ, अच्छे से पढ़ाई करिए। बस आपसे इतने कहना है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना, बस कर जरूर देना, कोई बात नहीं। जैसा आपको मन करे आप वो करिए। अगर आपका मन करता है कि अच्छा है तो लाइक कर दो, आपका मन करे यार नहीं है तो डिसलाइक कर दो। अच्छा लगे तो शेयर कर दो, ना लगे तो कोई बात नहीं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। बस यही कहना आपसे। बस इतना कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी आप लोगों का कुछ होगा। आप लोग पढ़ाई करोगे, थ्योरी क्लियर करोगे तो ही आपका कुछ होगा। थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन थ्योरी से ही बनते हैं। तो दोस्तों थ्योरी क्लियर करिए। सुबह 9 बजे आइए और मैडम की क्लास लीजिए बायोलॉजी की। मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। सुबह के टाइम मैडम की 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। हर रोज़ लेनी है आपको। सबसे अच्छी बात है करंट अफेयर की मैडम की कि मैडम उसमें आपको स्टैटिक जीके कराती है। जैसे मैम अभी क्या कर रही है? अभी राज्यवार चला रही है, अर्थात राज्य के बारे में बता रही है। तो आपके लिए तो अच्छा है ना, जो चीज़ें आपको अलग से याद करनी होती है, अलग से मिलनी होती है, नहीं मिल पाती। जैसे आप अगर बहुत दिन हो गए तो आप भूल जाते हो चीज़ों को, तो मैडम क्या करती है? स्टैटिक जीके को बार बार लेके आती है ताकि आपको रिवाइज होता रहे, आप चीज़ों को ना भूले। तो मैडम जो है, जैसे ही मैडम ने 4 क्वेश्चन कराए तो एक स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन बीच में दे देगी। तो उससे क्या होगा? उससे आपका फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, बहुत दिन से हमारे सामने नहीं आते, मैडम की वजह से उन क्वेश्चन को हम सुबह ही रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों सुबह के टाइम 6 बजे करंट अफेयर होती है, आपको रोज आना है और करंट अफेयर क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।